सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है चेस्टर आई बर्नार्ड। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि चेस्टर आई बर्नार्ड जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं क्योंकि आपने जो है वो एल्टन मेयो और टेलर दोनों को जोड़ा है। यानी कि आपकी नज़र में न केवल ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, संगठन महत्वपूर्ण है, बल्कि जो वर्कर है, जो श्रमिक है, जो कार्मिक है, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और हमें दोनों के बीच में जो है वो एक बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर रखना है। तो आज उसी के विषय में मैं चर्चा करूंगा। तो आज चेस्टर आई बर्नार्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, वह है योगदान संतोष संतुलन का नियम, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम। तो इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा तो आपको चेस्टर आई बर्नार्ड बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। और बल्कि आपको लगेगा कि चेस्टर आई बर्नार्ड की जो अप्रोच है वो वाकई एक बेहतरीन अप्रोच है और हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को यही अप्रोच जो है वो हमेशा अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि अब तक क्या होता था कि टेलर ने कहा कि हमें ये देखना है कि किसी भी वर्कर का और ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, योगदान क्या है, और जैसा योगदान है वैसा ही उसको जो है वो उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका रिवार्ड मिलेगा, उसी हिसाब से उसको सैलरी और इंसेंटिव मिलेंगे। और यदि वो ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा जो है वो सैलरी या इंसेंटिव मिलेगा। तो ज़्यादा सैलरी या ज़्यादा इंसेंटिव चाहिए तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, किसी भी वर्कर का कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर टेलर ने चर्चा की है। और मेयो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने वर्कर के लिए क्या किया। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर को, अपने श्रमिक को, अपने कार्मिक को जितना ज़्यादा प्रसन्न रखेगी, जितना ज़्यादा संतुष्ट रखेगी, जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी, उतना ही व्यक्ति जो है वो ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि एक सेटिस्फाई व्यक्ति जो है वो मन लगा के काम करेगा और जितना ज़्यादा मन लगा के काम करेगा आउटपुट भी उतना ही ज़्यादा आएगा। आपने कहा कि दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही विचारधाराएं जो है वो अपने अपने तरफ से वो एक्सट्रीम हैं। टेलर एकदम एक्सट्रीम हो जाते हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण है और किसी भी वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रमिक उनकी नज़र में इम्पॉर्टेंट नहीं है। श्रमिक को उन्होंने एक सामाजिक मानव के रूप में नहीं देखा। उनकी नज़र में जो वर्कर है वो एक आर्थिक मानव है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो धन के लिए काम करता है। अब उसे ज़्यादा धन चाहिए तो ज़्यादा काम करे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो उनकी नज़र में मनुष्य एक सामाजिक मानव है। और मेयो की नज़र में मनुष्य एक जो है वो सामाजिक प्राणी है, इसलिए वो समाज को ज़्यादा महत्व देता है। आपका मानना है कि दोनों के बीच में हमें बैलेंस रखना है, इक्विलिब्रियम रखना है। हमें न केवल वर्कर का कंट्रीब्यूशन देखना है कि उसने अपना कितना श्रम दिया, कितनी अपनी एनर्जी उसने कंट्रीब्यूट की, इसके अलावा उसका जो निष्ठा है संगठन के लिए वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना समय वो दे रहा है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी, बौद्धिकता का क्या लाभ जो है वो संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है किसी भी वर्कर का कंट्रीब्यूशन जो है इन चारों चीज़ों में। साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो व्यक्ति की सेटिस्फेक्शन पर काम करेगा, यानी उन्हें संतुष्ट रखने का भी प्रयास करेगा, दोनों के बीच में संतुलन बनाएगा। ठीक है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। हमें न केवल वर्कर से ज़्यादा काम लेना है, उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उससे लेना है, ज़्यादा उससे लाभ लेना है। ठीक है, ज़्यादा निष्ठा से, ज़्यादा श्रम, ज़्यादा समय लेते हुए उसकी बौद्धिकता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमको लेना है। लेकिन केवल यही सब नहीं करना है, श्रमिक की संतुष्टि पर भी, व कार्मिक की संतुष्टि पर भी हमको ध्यान देना है। अब वो कैसे संभव है, उसके लिए हमारे पास कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेरणा की ज़रूरत पड़ेगी।
और प्रेरणा की जो ज़रूरत पड़ेगी उसके विषय में चेस्ट्राई बर्नार्ड का कहना है कि इकोनॉमी ऑफ इंसेंटिव्स पर ध्यान देना चाहिए। हमें मोटिवेशन जो इंसेंटिव जो हम जो दे रहे हैं हमें उन पर भी ध्यान देना है, लेकिन हमें वो क्या करना है, उसकी मितव्ययता पर ध्यान देना, प्रेरकों की मितव्ययता पर ध्यान देना। मितव्ययता का अर्थ होता है जितना आवश्यक हो उतना। उनका मानना है कि देखिए जो इंसेंटिव वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो जनरल इंसेंटिव हो सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक इंसेंटिव हो सकते हैं, विशिष्ट जो है वो प्रेरक हो सकते हैं। दो ही प्रकार के प्रेरक हैं, सामान्य प्रेरक और दूसरा विशिष्ट प्रेरक, यानी कि जनरल इंसेंटिव और स्पेसिफिक इंसेंटिव। जनरल इंसेंटिव में जैसे क्या होता है कि जब भी हम किसी भी संगठन से जुड़ते हैं, जब जैसे एक आपकी नौकरी लगती है तो आपको एक खुशी मिलती है, वो एक सामान्य सुख है, सबको होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किसी आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हैं तो उसका एक अपना सुख है। आप एक ऑफिसर बनेंगे जिस दिन, या आपने जब भी कोई जॉब किया होगा तो आपको शुरू में बड़ा सुख मिला होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब हम जुड़ते हैं तो हमें उसका एक सुख मिलता है। साथ के साथ और क्या क्या सुख मिलते हैं, जैसे हमें जो अदर व्यक्ति हैं उनसे कम्युनिकेशन का सुख मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे कम्युनिकेशन करने पर। तो इस चीज़ का भी एक बड़ा चार्म होता है, ये भी एक इंसेंटिव होता है कि हमें अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, विद्वान लोगों से मिलने का, जुड़ने का सुख मिलेगा। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो न केवल उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का सुख मिलता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो विद्वान लोग हैं, बड़े लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनसे भी आपको जुड़ने का सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा वृहद भागीदारिता का सुख मिलता है, यानी कि आपको ये भी एक खुशी मिलती है कि अब मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो लार्ज लेवल पर मिलेगा, यानी मैं लार्ज लेवल पर कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगा। तो जब भी वो एक तरीके से आप उसे मंच मान लीजिए, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो आपको एक मंच मिल जाता है जहां आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा खुशी का और सुख का वो होता है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो एक लार्ज लेवल पर दे पाएंगे। जैसे फ़र्ज करिए आप आईएएस होते हैं, तो जब आप एक आईएएस बनते हैं तो क्या होता है, आपको एक आईएएस बनने का एक उस भव्य ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिलता है, बल्कि आपको बहुत विद्वान लोगों को से भी मिलने का मौका मिलता है, जो अपने न केवल ज्ञान से विद्वान है बल्कि अनुभव से भी वो बहुत कुछ चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो ये भी एक सुख मिलता है। प्लस आपको एक सुख ये भी मिलता है कि अब आप जो है वो एक लार्ज लेवल पर अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो होती है कि हमें काफ़ी बड़ा मंच मिल जाता है अपना भागीदारिता देने का, अपनी योग्यता का जो है उसको योग्यता के माध्यम से कंट्रीब्यूट करने का, और इसके अलावा कुछ कार्य करने का हमको अवसर मिलता है। तो वो अवसर का जो सुख है ये जो है वो जनरल इंसेंटिव्स हैं। तो उसका ये मानना है बर्नार्ड का कि पहले तो हमें जनरल इंसेंटिव ही देने चाहिए, सामान्य इंसेंटिव देने चाहिए। जब सामान्य इंसेंटिव से भी काम ना चले तब हमें विशिष्ट प्रलोभन देने चाहिए, स्पेसिफिक इंसेंटिव देने चाहिए। और उसका ये मानना है कि जो विशिष्ट प्रलोभन है वो विशिष्ट लोगों को ही दिए जाने चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। पहला प्रयास तो यही होना चाहिए, इसलिए उसने कहा इकोनॉमी ऑफ इंसेंटिव्स, यानी प्रेरकों की मितव्ययता। ये नहीं कि आप जो है वो विशिष्ट प्रलोभन जो है वो सबको दे देंगे, विशिष्ट लाभ सबको दे देंगे, नहीं, ये भी उन्हीं को देना है जो उसको डिजर्व करते हों। ओके, सबको आपको नहीं देंगे। हम जनरल इंसेंटिव से काम चलाएंगे, जब इससे भी काम नहीं चलेगा तो हमें विशिष्ट प्रलोभन देने। अब विशिष्ट प्रलोभन में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पदार्थिक प्रेरणा, जैसे जो है एक्सीलेंस बोनस आपने दे दिया, ठीक है, इसमें मतलब मटेरियलिस्टिक आपको इंसेंटिव देने, मटेरियलिस्टिक इंसेंटिव। ओके, जैसे आपने देखा होगा कुछ कंपनियां जो है प्रॉफिट में जाती हैं तो अपनी जो वर्कर्स हैं उनको किसी ने मतलब एक पूरा मकान ही गिफ्ट कर दिए, किसी कंपनी ने जो है वो कार गिफ्ट कर दी। तो ये इस तरीके के जो इंसेंटिव होते हैं, मटेरियलिस्टिक इंसेंटिव होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट लोगों को मिलते हैं, और ये भी अपने आप में एक जो है वो सेटिस्फेक्शन का काम करते हैं। व्यक्ति सेटिस्फाई होता है, खुश होता है, उसे संगठन से जब रिवार्ड मिलता है तो उसका जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ता है। इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे तो मटेरियलिस्टिक इंसेंटिव भी प्राप्त होते हैं कई तरीके के।
कई बार क्या होता है कि सरकार जो है वो एक्सेलेंस बोनस देती है, ठीक है, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि प्रॉफिट में जाता है तो उसका एक जो प्रॉफिट का जो एक पार्ट है वो अपने वर्कर्स में कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरीके की कई जो है योजनाएं जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आती हैं। इसके अलावा कार्य की वांछित दशाएं, कार्य की वांछित दशाएं में का अर्थ होता है कि हमें कोशिश ये करनी है कि हर व्यक्ति को काम करने के लिए जो आइडियल कंडीशन है वो उसे जो है वो प्रोवाइड की जाए। जब व्यक्ति को अच्छी कंडीशन मिलती है काम करने की तो वो उस व्यक्ति को एक काम करने में एक अलग प्रेरणा प्राप्त होती है, एक अलग सुख प्राप्त होता है, एक अलग उत्साह उसको मिलता है, और जितने ज़्यादा उत्साह उसके अंदर होगा उतना ही ज़्यादा हमको प्रतिफल मिलेगा। जब हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, ठीक है, ब्रेन ड्रेन का अर्थ होता है कि जो हमारे यहाँ का जो योग्य व्यक्ति है, योग मस्तिष्क जो है वो विदेशों में जाकर काम करता है तो कहीं ना कहीं भारत देश को हानि होती है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग इस देश की उन्नति में लगना चाहिए था वो किसी दूसरे देश की उन्नति में लग रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो माना जाता है वो यही है, कार्य की वांछित दशाएं। व्यक्ति को यहाँ पर जब कार्य की वांछित दशाएं नहीं मिलती, वो देखता है कि मतलब जितना कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है या जितनी उसकी योग्यता है वो उसकी तुलना में कुछ नहीं कर पा रहा है या बहुत कम कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काम करने की दशा ही जो है वो अनुकूल नहीं है, वांछित नहीं है। तो क्या करता है कि वो भाई चूँकि उसके अंदर प्रतिभा है और वो चाहता है कि उसके बुद्धिमत्ता का, बुद्धि का, उसकी प्रतिभा का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो सके, तो वो क्या करता है फिर वो दूसरे देश चला जाता है। और कई लोग ऐसे हुए हैं, आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के जो है वो बाद में विदेश वगैरह चले गए। तो ऐसे तमाम बार हमने देखा है, और उसके पीछे कारण होते हैं कि कार्य की जो दशाएं हैं वो उसके अनुरूप नहीं होती, उसको कहीं ना कहीं घुटन महसूस होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना चाहिए कि किसी भी वर्कर का यदि आप बेस्ट यूज़ चाहते हैं, उसकी टैलेंट का, उसकी नॉलेज का, उसकी इंटेलिजेंसी का, तो हमें उसको कार्य करने की सही दशाएं, अच्छी दशाएं, वांछित दशाएं, अनुकूल दशाएं जो हैं वो हमको देनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा विशिष्टता या प्रतिष्ठा के अवसर, आप उसे कोई विशिष्ट जो है अवार्ड दे सकते हैं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्राइम मिनिस्टर देते हैं, और कई IAS ऑफिसरों को ये मिल चुका है। जैसे 2007 में जो है वो कर्नाटक कैडर के नवीन चावला जी को मिला था, 2011 में राजस्थान कैडर के समित शर्मा जी को मिला। इसी तरीके से 2012 में भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया गौरव गोयल जी को मनरेगा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए। तो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का प्रलोभन है, विशिष्ट प्रकार का इंसेंटिव है। जब कोई व्यक्ति को इस तरीके का बड़ा अवार्ड मिलता है उसके अपने काम के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका ऑर्गेनाइजेशन से लगाव बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन उसे अपना लगता है क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया था, और जब ऑर्गेनाइजेशन ने उसके उस काम को एक एक्सीलेंस अवार्ड के रूप में मान्यता दी, तो कहीं ना कहीं उसका जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। तो ये भी एक मतलब विशिष्ट प्रकार के जो है इंसेंटिव हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठा उसको मिलती है, तमाम अवार्ड्स के साथ साथ उसको अलग अलग मंचों पर जो है वो सम्मानित किया जाता है। तो उस तरीके की कई चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं जिससे वर्कर को जो है वो सेटिस्फेक्शन मिले। इसके अलावा कुछ आइडियल इंसेंटिव भी होते हैं, आदर्श प्रेरक भी होते हैं। जैसे देशभक्ति है, मतलब कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे पूरे देश को सुधार हो रहा है, पूरे देश को लाभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मतलब एक आइडियल इंसेंटिव है कि आपको अच्छा लगता है कि यार आप जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं जो है वो जनता को लाभ दे रहा है। सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो सिविल सर्विस की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि यहाँ पर जो आप ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, जो मैंने बोर्ड पर लिखी हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। जनरली क्या होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है बहुत अच्छा पैसा आप कमा लें, है ना, लेकिन ये हो सकता है कि आपको जो सामान्य प्रलोभन बहुत सारे मिल जाएं, लेकिन विशिष्ट प्रलोभन जो है या विशिष्ट जो इंसेंटिव हैं, स्पेसिफिक इंसेंटिव जो हैं, वो आपको जो है कहीं और नहीं मिल पाते हैं। सिविल सर्विस में आप देखते हैं एक ऐसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ते हैं, उसका एक आपको सुख मिलता है।
प्लस एक से एक विद्वान जो है ऑफिसर्स आपको मिलेंगे। भाई जो भी व्यक्ति आईएएस बनता है वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति होता है जो अपार संघर्ष के बाद जो है वहाँ तक पहुँचता है। तो उसकी ज्ञान, उसकी बुद्धिमत्ता में कोई शक नहीं है कि वो वाकई बहुत विद्वान व्यक्ति होता है। और ऐसे एक से बढ़कर एक विद्वान व्यक्ति